Hello bachcho, welcome to class 8 sessions of subject history and today we are discussing chapter number 3 and the chapter name is ruling the countryside. This is your third session. तो बच्चों हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है रूलिंग द कंट्रीसाइड और ये आपका थर्ड सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में क्या क्या कवर कर लिया था. उसके बाद हम लोग आगे की सेशन को कंटिन्यू करेंगे. तो इन आवर लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटलमेंट दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द ब्रिटिश रूल इन आवर कंट्री. तो आप लोगों ने देखा था कि कैसे बंगाल इकोनॉमी में बहुत डीप क्राइसिस आ रही थी एंड आफ्टर दैट द फर्स्ट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793 बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड दैट वाज द परमानेंट सेटलमेंट बिटवीन द जमींदार्स एंड द कंपनी ऑफिशियल्स, राइट. उसके बाद हम लोगों ने देखा रैयतवाड़ी सेटलमेंट के बारे में दैट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन साउथ इंडिया. इट एक्सटेंडेड ऑल ओवर द साउथ इंडिया एंड इट वाज द सेटलमेंट बिटवीन द रैयत्स दैट इज द कल्टिवेटर्स एंड द कंपनी ऑफिशियल्स, राइट. उसके बाद फिर हम लोगों ने तीसरा सेटलमेंट देखा था दैट इज द महलवाड़ी सेटलमेंट. और महलवाड़ी सेटलमेंट में किसके बीच सेटलमेंट था? तो इट वाज बिटवीन द कंपनी ऑफिशियल्स एंड द विलेज इटसेल्फ, द होल विलेज. और रेवेन्यू कौन कलेक्ट करता था? द विलेज हेडमैन. लेकिन बच्चों हम लोगों ने ये भी देखा कि ये सारे सेटलमेंट्स इंट्रोड्यूस तो हुए बट इट वाज नॉट गुड फॉर द पेजेंट्स, द कल्टिवेटर्स और इवन द जो हमारे विलेजेस थे उनके लिए भी अच्छा नहीं था. ये क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा रेवेन्यू डिमांड जो था बहुत ज्यादा हाई था. पेजेंट्स वर नॉट एबल टू पे देयर ड्यूज और द रेंट. और जो जमींदार थे दे वर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड कंडीशंस, राइट. और जो रैयत्स थे दे वर फ्लेडिंग टू द कंट्री साइड. वो लोग विलेज में ना रह के वो लोग कंट्री साइड की तरफ दे वर मूविंग टुवर्ड्स दैट साइड. ओके, तो ओवरऑल ये सारे सेटलमेंट पे हमने देखा कि इनका इंट्रोडक्शन तो हुआ लेकिन इट वाज नॉट दैट सक्सेसफुल जितना कंपनी ऑफिशियल्स ने सोचा था. ओके, सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्रॉप्स फॉर यूरोप. हम लोग देखेंगे कि सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन ही नहीं बल्कि यहाँ पे जो ब्रिटेन से जितने भी ऑफिशियल्स आए थे उन्होंने देखा कि इंडिया उनको एक अच्छी जगह मिली थी जहाँ पे वो लोग क्रॉप प्रोडक्शन भी शुरू कर सकते हैं. नाउ लेट अस सी कैसे उन्होंने पेजेंट्स को फोर्स किया था टू प्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स एंड इट वाज जस्ट फॉर देयर ओन प्रॉफिट. ओके, सो द ब्रिटिश ऑल्सो रियलाइज्ड दैट द कंट्री साइड कुड नॉट ओनली यील्ड रेवेन्यू, इट कुड ऑल्सो ग्रो द क्रॉप्स दैट यूरोप रिक्वायर्ड. मतलब कहने का ये यूरोपियन रीजन, ब्रिटेन आपके यूरोपियन रीजन में आता है, राइट. आप लोग वर्ल्ड मैप एक बार यूरोप का देख सकते हो कि यूरोप में कौन कौन सी जगह है, कौन कौन से कंट्रीज है. यू विल सी दैट ब्रिटेन इज ऑल्सो देयर. ओके, सो व्हाट हैपेंड, दे सॉ दैट कि हम ये जो इंडिया में आके ये लोग रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, इसके अलावा इन लोगों ने देखा कि दे कैन द सॉइल ऑफ इंडिया वाज रियली गुड, फर्टाइल एंड ऑल्सो इट कुड बी यूज्ड टू ग्रो द क्रॉप्स दैट वर नीडेड इन यूरोप. ओके, so by the late 18th century, now late 18th century means after 1850s, okay, after the year 1850s, so the company was trying its best to expand the cultivation of opium and indigo. So these were the two plants that were mostly needed in European region, okay, indigo और opium का. तो late 18th century के बाद कंपनी ने देखा कि they were trying their best to expand their cultivation of opium and indigo in India. Now this is the picture here of the indigo, okay. This plant indigo is used for dyeing. अब हम लोग बेसिकली इंडिगो के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे एक बहुत बड़ा रिबेलियन हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्लांट इंडिगो एंड ड्यू टू इट्स प्रोडक्शन इन आवर कंट्री. ओके, तो अब हम लोग थोड़ी हिस्ट्री में जाते हैं बच्चों. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वर द क्रॉप्स ग्रोन और इंडिगो के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. ओके, सो अब उन लोगों ने देखा कि इन इंडिया यू नो द क्रॉप्स कुड बी ग्रोन. सो द ब्रिटिश परसुएडेड और फोर्स्ड द कल्टिवेटर्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया to produce other crops, not only indigo or opium, लेकिन बहुत सारे दूसरे crops थे according to the conditions of the land or the soil. बहुत सारे crops को grow करने के लिए उन्होंने cultivators को force करना शुरू किया. अब कौन कौन से region में कौन कौन से crops grow होते हैं वो हम देखते हैं. Now jute in Bengal, tea in Assam, sugarcane in the United Provinces जिसको हम लोग आज उत्तर प्रदेश बोलते हैं, wheat in Punjab, cotton in Maharashtra and Punjab and rice in Madras. Now please learn these plants, the name of these plants or the crops जिसको different regions में they were persuading or they were forcing the cultivators to grow these plants. अब बंगाल में जूट क्यों? क्योंकि जूट कल्टीवेशन के लिए बहुत डिफरेंट सॉइल रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत डिफरेंट कंडीशंस चाहिए होता है. तो ऑब्वियसली बंगाल वाज सुटेबल फॉर जूट कल्टीवेशन. असम में टी कल्टीवेशन अच्छे से होता है.
तो उसके लिए वहां पे टी के लिए उन्होंने फोर्स किया कल्टीवेटर्स को ग्रो करने के लिए, शुगर केन इन उत्तर प्रदेश। तो डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स, राइट। ऑल्सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट डज कलर हैव अ हिस्ट्री। अब बच्चों, अब मैं आप लोगों से इंडिगो के बारे में बात करने वाली हूँ। तो इंडिगो जो है ब्लू कलर का था, राइट, ब्लू कलर का प्लांट है ये, जैसे मैंने आपको दिखाया। तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट डज दैट ब्लू कलर हैव एनी रिलेवेंस इन आवर हिस्ट्री और नॉट, ओके। अब बच्चों यहाँ पे आप ये दो पिक्चर देखो। नाउ द फर्स्ट पिक्चर हियर इज अ कलमकारी प्रिंट इन ऑफ द 20th सेंचुरी इंडिया, ओके। तो इस प्रिंट में ये एक तरह की कढ़ाई, एक तरह का प्रिंट है जो कपड़ों पे आप देखोगे जनरली, ओके। इसको कलमकारी प्रिंट कहते हैं। नाउ यू कैन सी हियर दैट यू इन द बैकग्राउंड you can see the blue color here, right? Again, see the next picture here, a Morris cotton print, late 19th century England. अब इस picture में भी आप देखो, can you see this blue color here, right? You can see, observe that. So figure 5 here, it shows a kalamkari print created by weavers of Andhra Pradesh in India. तो ये बच्चों आंध्र प्रदेश में जो वीवर्स थे उन लोगों ने ये कलमकारी प्रिंट क्रिएट किया है on this cloth, okay? And the next picture, that is the Morris cotton print. On the right is a floral cotton print designed and produced by William Morris, a famous poet and artist of 19th century Britain. Okay? Now you should know the names and you should know कि ये कलमकारी print कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में, या फिर William Morris, who was he? So he was a poet and artist of the 19th century Britain. और ये Morris cotton print हम लोगों को इंग्लैंड के इसमें दिखता है, okay? सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि एक दोनों कलर्स में जो सिमिलर पॉइंट है वो हम देखने की कोशिश करते हैं और इसका क्या सिग्निफिकेंस है इस कलर का। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, ओके। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि आप लोगों ने ये दोनों पिक्चर में देखा कि आपको एक ब्लू कलर दिख रहा है। नाउ यू कैन सी दैट थिंग ब्लू कलर इज रियली कॉमन इन दिस बोथ पिक्चर। सो देयर इज वन थिंग कॉमन इन दिस प्रिंट, बोथ यूज अ रिच ब्लू कलर कॉमनली कॉल्ड इंडिगो। तो ये जो दोनों प्रिंट कॉटन प्रिंट है बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, तो यहाँ पे ये ब्लू कलर जिसके बारे में मैं आपको इंडिकेट की, दैट इज कॉल्ड द इंडिगो। जो रिच ब्लू कलर यूज हुआ है उसको इंडिगो कहा जाता है। नाउ इंडिगो इज अ प्लांट, नाउ दैट प्लांट इज यूज्ड फॉर डाइंग द क्लोथ्स, ओके। सो ऑल्सो इंडिया वाज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। मतलब अभी हम लोग ब्रिटिश एरा की बात कर रहे हैं, इस टाइम पे इंडिया वाज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो। यहाँ पे इंडिगो प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा होता था, लैंड वाज वेरी गुड, बहुत फर्टाइल कंडीशंस थे यहाँ पे लैंड के लिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन आवर कंट्री। सो ये इंडिगो ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर यूरोपियन रीजन में भी इंडिगो वाज यूज्ड फॉर डाइंग द क्लोथ्स, ओके। अब हम लोग ये पूरा इंडिगो का हिस्ट्री और सब देखते हैं और समझते हैं कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट था ये इंडिगो फॉर द ब्रिटिश ऑल्सो। सो demand for indigo, Indian indigo, okay? The indigo plant grows primarily in tropics. तो बच्चों you should know that हमारा जो कंट्री इंडिया ये ट्रॉपिकल रीजन में, आप लोग ज्योग्राफी में लोकेशन ऑफ इंडिया में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ट्रॉपिकल रीजन में बहुत ज्यादा क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, जो नॉर्मल रेनी सीजन भी होता है प्लस समर सीजन, तो सब कुछ बहुत ही नॉर्मल एक इक्वल कंडीशंस में होते हैं, ओके। तो हॉट एंड वेट क्लाइमेट कंडीशन, राइट। So by the 13th century, Indian indigo was being used by cloth manufacturers in Italy, France and Britain to dye cloth. तो बच्चों 13th century यानी हम लोग 1200 एरा की बात करें तो उस टाइम पे इंडियन इंडिगो यूज किया जा रहा था by cloth manufacturers in Italy, in France and in Britain to dye cloth. तो जैसे मैंने आपको बताया इंडिगो is a plant that is used for dyeing clothes. वाई वो ब्लू कलर का होता है, वो ब्लू कलर काफी अच्छे से यूज किया जाता है टू डाई क्लोथ्स, ओके। और ओनली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इंडियन इंडिगो रीच द यूरोपियन मार्केट एंड इट्स प्राइस वाज वेरी हाई। तो बच्चों ये यूरोपियन मार्केट में आप देख रहे हो, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सारे जो कंट्रीज आप देखोगे दैट इज लोकेटेड इन यूरोपियन रीजन, और वहां पे जो इंडियन इंडिगो है बहुत ही कम अमाउंट में पहुंचता था क्योंकि उसकी प्राइस बहुत ज्यादा हुआ करती है, ओके। नाउ इन इंडिया यू कैन सी दिस इज एन इंडिगो फैक्ट्री हियर, ओके। Also, European cloth manufacturers therefore had to depend on another plant called wort to make violet and blue dyes. तो बच्चों सिंस बहुत कम क्वांटिटी में इंडिगो प्लांट जो है वो यूरोपियन मार्केट्स में पहुंच पाता था, उसकी प्राइस बहुत ज्यादा हुआ करती थी, तो ऑब्वियसली इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर दीज पीपल टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव जहां पे इनको सस्ते में कोई दूसरा प्लांट मिले दैट कुड बी यूज्ड फॉर डाइंग द क्लॉथ। तो कौन सा प्लांट था दैट वाज यूज्ड बाय द यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स? इट वाज वोर्ट, ओके। Now wort is a plant of the temperate zones.
तो बच्चों आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ट्रॉपिक जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन के बारे में, राइट। तो टेम्परेट जोन के एरियाज में देखो तो यूरोपियन रीजन जो हमारा मैप में आपको मैप दिखा रही हूँ, ये सारे रीजन जो आपके टेम्परेट जोन में आते हैं, ओके। तो यहाँ पे कंडीशंस बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं होता है, रेनफॉल बहुत कम होते हैं, विंटर सीजन आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, राइट। तो आप लोग ये ज्योग्राफी में ये सारी चीजें पढ़ोगे अबाउट दी टेम्परेट जोन। तो यूरोपियन रीजन का आप देखो फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑल दीज, और हियर इज द ब्रिटेन, ओके। तो ये सारे रीजन तो जो है वो टेम्परेट जोन में ना, जो वोट प्लांट है दैट इज गुड फॉर दी टेम्परेट जोन, वहां पे बहुत अच्छे से दैट प्लांट कुड बी ग्रोन। तो वहां पे ऑल्टरनेटिव के लिए उन्होंने वोट प्लांट यूज करना शुरू किया फॉर डाइंग क्लोथ्स। इट वाज ग्रोन इन नॉर्दर्न इटली, सर्दर्न फ्रांस एंड इन पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन, ओके। फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, ये सारे रीजन में this plant was grown. Also, cloth dyers, however, preferred indigo as a dye, क्योंकि indigo was much more better than woad. Indigo produced a rich blue color, whereas the dye from woad was pale and dull. यहाँ पे आप देखो इंडिगो से डाई किया हुआ क्लोथ आप देख रहे हो, वुलन क्लोथ्स में ये देखो आप यूज किया जा रहा है। सो बहुत फाइन और बहुत रिच ब्लू कलर आता है व्हेन इंडिगो इज यूज्ड फॉर डाइंग दैट क्लोथ, ओके। लेकिन आप वोड प्लांट से बहुत ज्यादा पेल और डल कलर होता था। That's why the cloth dyers, they preferred indigo as a dye. The French began cultivating indigo in Saint Dominique in the Caribbean islands, the Portuguese in Brazil, the English in Jamaica, and the Spanish in Venezuela. तो ऑब्वियसली आप देखो कि ये सारे रीजन्स में फ्रेंच जो है उन्होंने कल्टिवेशन शुरू किया इंडिगो का, यहाँ पे सेंट डोमिनिक में, ऑल्सो पोर्टुगीज ने ब्राजील में किया, ब्रिटेन जो है उन्होंने जमाइका में किया, स्पेनिश लोगों ने वेनेजुएला में किया। तो यूरोपियन कंट्रीज दे नीडेड मच मोर इंडिगो एंड ऑल्सो दी वोड प्लांट वाज यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव, ओके। इंडिगो प्लांटेशंस ऑल्सो केम अप इन मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो आप देख रहे हो कि नॉर्थ अमेरिका हो या यूरोपियन रीजन्स हो, ये सारे रीजन्स में इंडिगो का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, ओके। एंड व्हाई वाज इट increasing? Because they were the indigo plant was used for dyeing the clothes, और बहुत ज्यादा इंडिगो से जो rich blue color निकलता था after the dye, so that was much more preferred rather than the woad that was a plant grown in the temperate zone, okay। वो easily available था इंडिगो, इंडिया से इंडिया was the largest exporter, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में इन सारे रीजन्स में ये इंडिगो प्लांट जाता था, ओके। और बहुत ही ज्यादा प्राइस हुआ करती थी, दैट इज वाई पीपल दे फाउंड एन ऑल्टरनेटिव बट दे वर नॉट दैट हैप्पी। तो यहाँ पे ब्रिटिश दे टर्न टू इंडिया फॉर इंडिगो, नाउ दे आर रूलिंग हियर इन इंडिया। तो उन्होंने देखा दे फेस्ड विद द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप, द कंपनी इन इंडिया लुक्ड फॉर वेज टू एक्सपैंड द एरिया अंडर indigo cultivation. Now they were also they were also seeing the increasing demand of indigo. तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे इंडिया में they got a good opportunity for indigo cultivation, okay. From the last decades of 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly and Bengal indigo came to dominate the world market. तो जब ये लोग बंगाल प्रोविंस में आए, इन्होंने देखा कंडीशंस वर रियली गुड टू ग्रो इंडिगो हियर, तो यहाँ पे बंगाल में कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो इट एक्सपैंडेड और बंगाल इंडिगो इट केम टू डोमिनेट the world market. Again, this is the picture here of the indigo factory in Bengal, okay. Also in 1788 only about 30% of indigo was imported in Britain from India, but by 1810 the proportion had gone to 95%. तो आप देख रहे हो कैसे इंक्रीज होने लगा एक्सपोर्ट में यहाँ पर जो इंडिगो का होता था, okay. Attracted by the prospect of high profits, numerous Scotsmen and Englishmen came to India and became planters. तो यहाँ पे इन लोगों ने देखा बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल रही है इंडिगो प्लांटेशन से, तो स्कॉटलैंड के लोग या फिर ब्रिटिश जो इंग्लिशमैन थे दे केम हियर इन इंडिया एंड दे बिकेम प्लांटर्स एंड दे स्टार्टेड द इंडिगो कल्टीवेशन हियर इन इंडिया, ओके। सो इन शॉर्ट बच्चों आज की क्लास में वी टॉक्ड अबाउट द क्रॉप्स फॉर यूरोप की कैसे कल्टीवेशन के लिए the cultivators were forced in India to grow different crops in different regions, and also why British they turned to India for indigo cultivation, okay. Because of the increasing demand of indigo, they saw that India was a good place for the indigo cultivation, or Bengal indigo it became an important place here, and its export was in a good amount to the European countries, okay. So that's all for today. In next class, I'm going to continue this discussion. Thank you very much.